ओह, हाय रे। बहू, जरा एक ग्लास पानी तो लाना। जी ये लीजिए बाबूजी। कितनी बार कहा है आपको, अब आपकी उम्र नहीं रही काम करने की। देखो तो पैर भी कैसे कपकपा रहे हैं। हम मजदूरों की जिंदगी ही ऐसी होती है सरला, क्या करें। अगर कमाऊंगा नहीं तो अपने परिवार का पेट कैसे पालूंगा। आज अगर हमारा बेटा लापता ना होता तो मुझ बूढ़े बाप को यूं काम नहीं करना पड़ता। पता नहीं कैसी किस्मत लिखता है भगवान हम गरीबों की। दिन पर दिन बुढ़ापा बढ़ता जा रहा है। ऐसे में शरीर पता नहीं कब तक साथ देगा। ऊपर से घर में जवान बेटी है। अगर हालत ऐसी ही रही तो ऐसे में कैसे इसकी शादी करवा पाऊंगा। अपने सास ससुर की ये हालत देखकर सांझ को उन पर बहुत दया आ जाती है। दरअसल रामकिशोर और सरला का एक बेटा था सुरेश, जो कि कुछ साल पहले मजदूरी के लिए शहर गया था, लेकिन वहां जाने के साल भर बाद ही वो लापता हो गया और उसकी अब तक कोई खबर नहीं थी। अपने मजबूर ससुराल वालों की ऐसी हालत देख अब सांझ फैसला लेती है कि अब वो काम करेगी। इसलिए अब वो काम की तलाश में पहाड़ों पर निकलती है, लेकिन उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि आखिर वो क्या काम करे। वो पहाड़ी इलाके के उस टूरिस्ट प्लेस पर पहुंचती है जहां बहुत से टूरिस्ट घूमने आते थे। उस जगह पर खाने के तरह तरह के ठेले भी लगे हुए थे, लेकिन फिर भी कुछ टूरिस्ट थे जो निराश होकर वहां से जा रहे थे। वाह, क्या खूबसूरती है इन पहाड़ों की। लेकिन एक बात है, यहाँ का नजारा जितना अच्छा है ना, उतनी बकवास यहाँ की मैगी है यार। न जाने कितनी बकवास मैगी बनाते हैं। बिल्कुल ठीक कहा तुमने। बस ऐसे ही फेमस हो रखे ये पहाड़ी लोग अपनी पहाड़ों वाली मैगी के नाम से। पहाड़ों वाली मैगी, हाँ मैं ये काम शुरू कर सकती हूँ। वैसे भी मुझे तो तरह तरह की मैगी बनाने आती है। ऊपर से घर में भी सब कहते हैं कि मैं मैगी बहुत अच्छी बनाती हूँ। अगर मैं मैगी का काम शुरू करूँ तो हो सकता है मैं अच्छी कमाई शुरू कर सकूँ। घर आकर संध्या ये बात अपने सास ससुर को बताती है। माँ जी, बाबूजी, मैंने सोच लिया है, मैं अब मैगी बनाने का काम शुरू करूंगी। टूरिस्ट प्लेस पर आने वाले ज्यादातर टूरिस्ट पहाड़ों वाली मैगी को टेस्ट भी करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें उनकी पसंद की मैगी मिल नहीं पाती। वैसे भी उस जगह पर मुश्किल से एक दो मैगी वाले ही हैं जो अपनी मर्जी से उनसे पैसे मांगते हैं, और मैं नहीं चाहती कि कुछ लोगों की वजह से हमारी पहाड़ों वाली मैगी बदनाम हो। और बाबूजी की हालत तो आप सब जानते हो, इस ठंड में वो बाहर जाकर काम कर नहीं पाएंगे, तो घर खर्च चलाने के लिए हमें ही कुछ करना होगा। भाभी बिल्कुल ठीक कह रही है माँ, बाबूजी को अब आराम करना चाहिए, और सर्दियों का ये महीना तो पैसा कमाने के लिए अच्छा होता है। इस वक्त टूरिस्ट स्नोफॉल देखने के लिए दूर दूर से आते हैं। क्या पता भाभी का ये काम चल पड़े। मुझे लगता है ये दोनों ठीक कह रही हैं, और बहू के इस काम में मैं उसका साथ दूंगी। हम दोनों सास बहू मिलकर मैगी का ठेला लगाएंगे। अच्छा ठीक है, जैसी तुम सबकी मर्जी। संध्या बहू, ये ले, कुछ पैसे रख और इससे जरूरी सामान ले आ। ठीक है बाबूजी। अगले दिन से दोनों सास बहू मैगी बनाने का सामान, कुछ लकड़ियां, त्रिपाल लेकर चल पड़ती हैं और अपनी छोटी सी दुकान लगाने लगती हैं। तभी कुछ आदमी वहां आते हैं। अरे ओ, ये यहाँ से अपनी दुकान हटाओ। वैसे भी यहाँ पहले से ही मैगी वाले हैं, तुम और आ गई यहाँ। लेकिन हमने पहले ही यहाँ के मालिक से बात कर ली है, फिर तुम क्यों हमें मैगी बनाने से रोक रहे हो? अरे क्योंकि इधर मैं मैगी बेचता हूँ, इसलिए कोई और यहाँ मैगी नहीं बेच सकता। चलो अब भागो यहाँ से। चल बहू, यहाँ से चलते हैं। हम पीछे चलकर अपनी मैगी की दुकान लगाते हैं। लेकिन माँ जी, इतने पीछे तो कोई टूरिस्ट आएगा ही नहीं। अरे हमारे मैगी में पड़ने वाले मसालों की खुशबू इतनी अच्छी है कि लोग अपने आप खींचे चले आएंगे, और जब भगवान ने हमें यहाँ तक का रास्ता दिखाया है तो आगे भी दिखाएगा। इतना सब होने के बाद भी दोनों सास बहू हार नहीं मानती। फिर कुछ देर तक जब कोई भी ग्राहक नहीं आता तो संध्या टूरिस्ट के पास जाती है। सुनिए, आप अगर यहाँ की सबसे अच्छी मैगी खाना चाहती हैं तो चलिए मेरे साथ। हम ऐसी मैगी बनाकर आपको खिलाएंगे कि आप उसका स्वाद भूल नहीं पाओगे। अच्छा ऐसी बात है, अगर तुम इतने विश्वास के साथ कह रही हो तो ठीक है, एक बार तुम्हारी मैगी ट्राई करके देख लेते। अरे नहीं विराज, तुम्हें याद है जब रोशनी और रौनक यहाँ से घूम कर गए थे तो उन्होंने क्या कहा था कि ये पहाड़ी लोग एक तो इतनी महंगी मैगी बेचते हैं, ऊपर से उसका स्वाद भी कितना बेकार होता है। नहीं नहीं मैडम, आप एक बार हमारे यहाँ की मैगी खाकर तो देखिए, और दाम भी औरों के मुकाबले कम है, सिर्फ 50 रुपए प्लेट। और अगर आपको पसंद ना आए तो आप वो पैसे भी मत देना। अच्छा, इतनी तारीफ कर रही हो अपनी मैगी की, तो चलिए एक बार चलकर देख ही लेते हैं। संध्या बड़ी मुश्किल से उन दो ग्राहकों को अपनी दुकान पर लाती है। फिर बहू जल्दी से मैगी बनाती है। वाह, ये तो सचमुच कमाल की मैगी है। सच में इतनी टेस्टी मैगी तो हमारे दिल्ली शहर में भी नहीं मिलती। सच कहूँ तो मुझे बड़ा दुख हो रहा है कि आज का दिन हमारी इस ट्रिप का आखिरी दिन है, लेकिन अब मैं अगली बार यहाँ आऊंगी तो तुम्हारे यहाँ की मैगी खाऊंगी। साथ ही अपने और दोस्तों को भी बताऊंगी कि वो भी जब घूमने आए तो यहीं की मैगी खाएं।
उस दिन ग्राहकों का अच्छा रिस्पांस मिलने से उन दोनों का हौसला और भी बढ़ जाता है, जिससे पहले ही दिन दोनों को पूरे 800 रुपए की कमाई होती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। अब दोनों सास बहू हर रोज उस जगह आकर अपनी मैगी की दुकान लगाती, लेकिन अभी भी उनके पास इतनी भीड़ नहीं आती जितनी दूसरे मैगी वालों की दुकान पर होती। ये देख संध्या दिमाग लगाती है और टूरिस्ट गार्ड और टूरिस्ट बस के ड्राइवर से जाकर कहती है, अगर आप लोग मेरे मैगी के ठेले पर ग्राहक भेजेंगे तो मैं हर रोज कमाई के हिस्से का 10% आप लोगों को दूंगी। बस आपको एक काम करना है कि जब भी कोई टूरिस्ट मैगी खाने के बारे में पूछे तो आप उसे मेरे यहाँ भेज दें। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छी डील है। इससे तो मेरी अच्छी साइड इनकम भी हो जाएगी। अब संध्या अपने काम को बढ़ाने के लिए काफी मेहनत करती है। अब जो कोई भी उस सनसेट पॉइंट पर आता तो मैगी खाने वाले सभी ग्राहक उसी के ठेले पर आते, जिससे सास बहू की कमाई अच्छी खासी होने लगी। बस अब ऊपर वालों ने चाहा तो जल्द ही हमारे दुख दूर हो जाएंगे। सास बहू सुबह से शाम तक मैगी बेचती, लेकिन इससे दूसरे मैगी वाले उनसे चिढ़ने लगे। जल्दी से मैगी की प्लेट लगा दीजिए। आपको पता है हमने आपकी पहाड़ी मैगी की इतनी तारीफ सुनी है कि हमने रास्ते में कहीं खाना भी नहीं खाया, यही सोचकर कि अब सीधा आपके यहाँ की मैगी खाएंगे। ये सुनकर मदन और जगदीश, जो कि उसी टूरिस्ट प्लेस पर मैगी बेचते थे, सास बहू की इस कमाई से बहुत गुस्सा हो जाते हैं। चुपके से उनकी बनाई हुई मैगी में कॉकरोच डाल देते हैं। जब टूरिस्ट मैगी खाने लगते हैं तो उसमें पड़े उस कॉकरोच को देखकर बहुत गुस्सा हो जाते हैं कि तभी वहाँ पर एक टूरिस्ट आता है जिसने अपने कैमरे में सब रिकॉर्डिंग की होती है। मैं जब इन हसीन वादियों का वीडियो बना रहा था तभी मेरे कैमरे में ये सब कैद हुआ। मैंने इन दोनों आदमियों को इनकी मैगी के सामान में ये कॉकरोच डालते हुए रिकॉर्ड कर लिया था। यकीन नहीं होता तो ये देखिए। वो वीडियो देखने के बाद सभी लोगों ने उन दोनों के ठेले को ही तोड़ दिया, जिससे उस दिन के बाद उस टूरिस्ट प्लेस पर सिर्फ सास बहू का ही मैगी ठेला लगता था। अब जो भी ग्राहक उस जगह आता वो उनकी पहाड़ों वाली मैगी खाए बिना नहीं जा पाता। सुरेश एक चाउमीन के ठेले पर काम करता था, पर उस ठेले का मालिक सोहनलाल बहुत ही खड़ूस स्वभाव का था। सुरेश जितना मर्जी अच्छा काम कर ले, पर फिर भी उसका मालिक कभी भी उससे खुश नहीं होता था। सुरेश रोजाना सुबह 9 बजे काम पर निकल जाता था और रात को 11 बजे घर आता था। इतनी मेहनत करने के बाद भी उसका मालिक हमेशा उसे किसी न किसी बात के लिए सुनाता रहता था। क्या बात है सुरेश, इतनी देर से ग्राहक खड़े हैं और तेरे से अभी तक एक चाउमीन नहीं बनी? ऐसे काम नहीं होगा, तू तो मेरा नुकसान करवा देगा। मालिक, वो मैंने आपको कल कुछ सामान लिखवाया था, वो कम है, इसीलिए देर हो रही है। कहाँ रखा है सामान? आप दे दो, मैं जल्दी से बना दूंगा। तूने मुझे कब लिखवाया था सामान? मैंने तो कोई सामान नहीं लिखा। झूठ मत बोल, अगर तू लिखवाता तो मैं लेता हुआ आता। अरे भैया, क्या बात है, चाउमीन देनी है या हम जाएं? अरे नहीं, अभी बन जाएगी चाउमीन है, बस थोड़ी देर में मैं सामान मंगवा लेता हूँ। इतना टाइम नहीं है हमारे पास, रहने दो, हम कहीं और से खा लेंगे। हम तो तुम्हारा नाम सुनकर आए थे कि तुम्हारे ठेले की तवा चाउमीन बहुत बढ़िया बनती है। चलो भाई चलो, यहाँ रुकना बेकार है, यहाँ तो सामान ही नहीं है, चाउमीन क्या खाएंगे है। ग्राहक वहाँ से खाली ही लौट गए। सुरेश के मालिक ने सारा गुस्सा सुरेश पर निकाल दिया और गुस्से में सुरेश को चाटा लगा दिया। तेरी वजह से आज मेरे ग्राहक खाली लौट गए। मालिक, आप मेरे ऊपर हाथ मत उठाओ, वरना। क्या करेगा तू है, क्या करेगा तू बता? गरीब भिखारी मेरे टुकड़ों पर पलने वाला मेरे को आंखें दिखा रहा है। अरे तू नौकर है, मेरा नौकर। मैं चाहे तुझे मारूं या फिर तेरे साथ कुछ भी करूं, तुझे सब कुछ सहन करना पड़ेगा। मालिक, मुझे आपके पास नौकरी नहीं करनी, आप मेरा हिसाब कर दो, मैं नौकरी छोड़ रहा हूँ। क्या कहा? नौकरी छोड़ रहा है? अब इतनी जल्दी मैं दूसरा नौकर कहाँ से लाऊंगा? 1 रुपया भी नहीं मिलेगा। करना है तो कर, वरना बिना पगार लिए ही यहाँ से निकल जा। मालिक, आपने पिछले 2 महीने से मेरे पैसे नहीं दिए हैं, ये तो गलत बात है। मुझे जब आपके यहाँ नौकरी करनी नहीं तो आप मेरे पिछले पैसे दे दो ना। तेरे पास क्या सबूत है कि मैंने तुझे 2 महीने के पैसे नहीं दिए? जा कर ले जो करना है, मैं तुझे पैसे नहीं दूंगा। सुरेश बिना पगार लिए ही घर लौट आता है। तुम्हारे पैसे मार लिए, तुम्हारे ऊपर हाथ भी उठा दिया। अरे वो कैसा इंसान है? चलो तुम और मैं अभी चलते हैं। कैसे नहीं देगा वो पैसे? अरे पार्वती, वो इंसान ठीक नहीं है, उसके मुंह ना ही लगो तो सही रहेगा। छोड़ो, जाने दो। पर ये तो बहुत नुकसान हो गया ना, तुम्हारे हाथ में कोई काम भी नहीं है, घर का गुजारा कैसे होगा? पार्वती, मेरे हाथों में हुनर है जिसकी वजह से मैं अपना खुद का काम शुरू कर सकता हूँ। बस मुझे थोड़े पैसों की जरूरत होगी और मैं थोड़े पैसे कमाकर फिर से ये काम शुरू कर दूंगा। सुरेश ने थोड़ी मजदूरी करनी शुरू कर दी ताकि वो पैसे कमाकर तवा चाउमीन का ठेला लगा सके। पर एक दिन, अरे पार्वती भाभी, अरे जल्दी चलो। अरे सुरेश भैया बिल्डिंग की सीढ़ियों से गिर गए हैं, उन्हें बहुत चोट आई है। क्या चोट आ गई? कहाँ है भैया? बिल्डिंग के मालिक ने पड़ोस के अस्पताल में भेजा है। सुरेश भैया के सिर पर गहरी चोट आई है। पार्वती दौड़ती हुई अस्पताल जाती है। सुरेश इस दुर्घटना में अपनी आंखों की रोशनी खो देता है। एक के बाद एक परेशानियां सुरेश के परिवार को घेर लेती हैं।
सोच रहा था थोड़े पैसे कमाकर तवा चाउमीन का ठेला लगा लूंगा, पर यह मुसीबत आ गई। अब तो मैं देख भी नहीं सकता। मोहताज हो गई है जिंदगी मेरी पार्वती। मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा था। ऐसा न कहो, जिंदगी में अगर परेशानी आई है तो उनसे निकलने का हल भी हम मिलकर ढूंढेंगे। आप ठेला नहीं लगा सके तो क्या हुआ, मैं तवा चाउमीन का ठेला लगाऊंगी। बस आप मुझे तरीका बताते जाना, मैं उसी तरीके से बनाने की पूरी कोशिश करूंगी। मैं भी आपकी मदद करूंगी मम्मी। मैं भी आपकी मदद करूंगा मम्मी। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तुम सब तो मेरी हिम्मत हो। पार्वती उधार पर चाउमीन बनाने का सामान और ठेला ले लेती है। सुरेश उसे बोल बोल कर तवा चाउमीन बनाना सिखाने लगा। जब पार्वती बाजार में तवा चाउमीन का ठेला लगाती तो सुरेश और बच्चे भी उसके साथ ही रहते। पार्वती धीरे धीरे बहुत ही बढ़िया तवा चाउमीन बनाना सीख गई। ग्राहक भी पार्वती के ठेले पर आते तो तवा चाउमीन की बहुत तारीफ करते। सुरेश भैया, ये सब कब हुआ? आपको मैंने सोहनलाल के ठेले पर कई बार तवा चाउमीन बनाते हुए देखा है। आवाज तो जानी पहचानी लग रही है। पहले के ग्राहक मेरे बहुत अच्छे बातचीत वाले हो गए थे। क्या करो भैया, मालिक ने अपने ठेले से निकाल दिया था। मजदूरी करके थोड़े पैसे कमाने थे तो यह हादसा हो गया। कुछ ग्राहक तो सुरेश को पहले से ही जानते थे। जब उन्होंने उसकी ये हालत देखी तो उन्हें भी बहुत दुख हुआ। धीरे धीरे पार्वती के तवा चाउमीन ठेले पर भीड़ लगने लगी। पर एक दिन सुरेश के मालिक सोहनलाल को जब ये बात पता चली कि उसके सारे ग्राहक सुरेश के ठेले पर तवा चाउमीन खाने के लिए जाते हैं तो वो जलन से भर गया और उसने कुछ गुंडों को सुरेश के ठेले पर धमकाने के लिए भेजा। चलो हटाओ रे, ये चाउमीन का ठेला हटाओ यहाँ से, यहाँ कोई ठेला नहीं लगेगा। कैसे नहीं लगेगा? हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो तुम हमारा ठेला यहाँ से हटवाने लगे हो? तुम लोग ऐसे नहीं मानोगे हैं? चलो भाई तोड़ दो इसका ठेला। पार्वती, ये लोग हैं कौन, जरा पूछो तो। ओए, हमें सोहनलाल जी ने भेजा, समझा? उनके सारे ग्राहक तुम्हारे ठेले पर आने लगे हैं और वो ऐसा कभी नहीं चाहते। इसलिए उन्होंने कहा है कि तू अब ये काम बंद कर। इस एरिया में बस उनका ही तवा चाउमीन का ठेला चलेगा, समझे? या कुछ और समझाए? हमें धमकी दे रहे हो? बाजार के बीच में खड़े हैं, अभी आवाज लगाऊंगी तो लोग इकट्ठे हो जाएंगे। अरे भाइयों बहनों, जरा हमारी मदद करो। देखो ये गुंडे हम गरीबों पर जुल्म कर रहे हैं। क्या हुआ बहन जी, चिंता मत करो, हमारे होते हुए गुंडे आपका कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते। चिंता मत करो, हम अभी इनकी वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डालते हैं। क्या नाम बता रहे थे भैया, तुम्हें किसने भेजा है? गुंडे थोड़ा घबरा जाते हैं। उनके आसपास लोगों की भीड़ जुटने लगती है, जिनमें से कुछ मीडिया के लोग भी थे और कुछ जर्नलिस्ट, कुछ यूट्यूबर। फिर क्या था, उनको देखकर गुंडे बुरी तरह डर जाते हैं। इतनी देर में सोहनलाल भी आ जाता है। अब तो भीड़ सोहनलाल के पीछे पड़ जाती है। आप सब जानते हैं, इस बेईमान ने मेरे पति के 2 महीने के पैसे मार लिए और इन्हें नौकरी से निकाल दिया। आज मेरे पति की हालत इसी की वजह से है। सीधी तरह से इन गरीबों के पैसे लौटा दो, वरना तुम्हारा ये हाल होगा कि तुम सोच भी नहीं सकते। मैं एक न्यूज रिपोर्टर हूँ, भले ही आज मैं ड्यूटी पर नहीं हूँ, पर अपना फर्ज भली भांति जानती हूँ। सीधी तरह देते हो या तुम्हारे खिलाफ खबर छापूं? नहीं, मैं पैसे देता हूँ। सोहनलाल डर जाता है और वो पार्वती के हाथ में सुरेश के पैसे और बाकी सबके कहने पर उसका जो भी नुकसान हुआ उसमें पैसे बढ़ाकर देता है और उस दिन के बाद उन्हें तंग न करने का वादा करता है। काफी लोग सुरेश और पार्वती की मदद के लिए आते हैं और फिर सुरेश का इलाज भी करवाने के लिए बहुत से लोगों ने मदद की, जिससे सुरेश की आंखों का ऑपरेशन हो गया और उसकी आंखों की रोशनी फिर से लौट आई और सुरेश और पार्वती दोनों मिलकर अपने तवा चाउमीन के ठेले पर मेहनत करने लगे।